नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध यादव यथार्थ आईएएस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे, पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि देखा जाए, हम लोग देखें एनसीईआरटी में आज हम लोग देखेंगे भारत की अवस्थिति विशेष तौर पर कहाँ पर है, किस प्रकार से, किस गोलार्ध में है, कहाँ पर है। तो इसे जानने के लिए अगर बेसिकली हम देखने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की उत्पत्ति के साथ हमें देखना पड़ता है। तो भारत की उत्पत्ति देखेंगे, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, जब तक पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक हम भारत के एक्चुअल लोकेशन या अवस्थिति के विषय में आपको बताने में क्या होगा, क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम क्यों ना जीरो से चलें, और जब जीरो से चलेंगे तो जाहिर सी बात है हर चीज़ हमें क्या होगी, क्लियर होगी, स्पष्ट होगी। ठीक है, तो जैसे देखा जाए, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में, एक सिद्धांत है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी नाम है। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। और यह सिद्धांत दिया है किसने? जॉर्ज लेमेंटियर महोदय ने दिया है। और यह सर्वमान्य सिद्धांत है, और इन्होंने स्पष्ट किया कि देखा जाए सूर्य में विस्फोट होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उससे कुछ टुकड़े तरल पदार्थ अलग हुए, और वह क्या किए, तरल पदार्थ सूर्य के चक्कर परिक्रमा करने के क्रम में वह आपस में संघनित होते गए, और संघनित होने के परिणाम स्वरूप वह छोटे छोटे क्या हुए, टुकड़ों में विभाजित हो गए, जिन्हें हमने क्या कहा, ग्रह के नाम से जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, सूर्य में देखा जाए, सूर्य में क्या हुआ, विस्फोट, और विस्फोट होने के परिणाम स्वरूप देखा जाए पृथ्वी और ग्रहों का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है? ग्रहों का निर्माण। और इसी क्रम में हम अब देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो है पृथ्वी के सभी क्षेत्र का निर्माण होता है, चाहे वह जल क्षेत्र हो, स्थल भाग हो। ठीक है, क्लियर? तो आइए यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए, जैसे यह आपकी क्या है, यह क्या है आपकी, यह पृथ्वी या स्थल भाग हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यह स्थल भाग है, तो इसके चारों तरफ ऐसा देखा गया कि चारों तरफ क्या है, जलीय भाग था। क्या था? जलीय भाग। और यह स्थल भाग है, इस स्थल भाग को क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। मैं अभी शुरुआत नहीं किया हूं भारत की अवस्थिति के विषय में, मैं अभी आपको बिफोर इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। यह स्थल भाग है जिसे हम पैंजिया कहते हैं, और इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या है, जलीय भाग है। क्या है? जलीय भाग है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पैंथलासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंथलासा कहते हैं। ठीक है, अब वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर जो यह पैंजिया है, पैंथलासा है, इसी रूप में तो है नहीं, बल्कि इनका क्या हुआ, क्रमिक रूप से डिवाइडेशन हुआ। और जब डिवाइडेशन हुआ तो देखा जाए इस रूप में होता है। तो यहाँ पर यह क्या हुआ, दो भागों में यह डिवाइड हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध को कहा गया लॉरेंसिया या अंगारा लैंड। क्या कहा गया? लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, या अंगारा लैंड कहा गया। और दक्षिणी भाग को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें
तो लॉरेंसिया या गोंडवाना लैंड क्या इस रूप में है? तो बिल्कुल नहीं है इस रूप में, बल्कि किस रूप में है? तो देखा जाए अंगारा लैंड जो है डिवाइड होता है 3 भाग में। कितने भाग में? इससे बनता है आपका नॉर्थ अमेरिका, और बनता है आपका यूरोप, ठीक है, और बनता है इससे आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। वहीं गोंडवाना लैंड से देखा जाए साउथ अमेरिका का निर्माण होता है। इससे जो है आपका देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इससे किसका निर्माण होता है? इंडिया का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है? तो देखा जाए ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है, ठीक है। और जब यह भूखंड अलग अलग होते हैं तो क्या होते हैं? दाएं बाएं जो है मूवमेंट होता है, जो है दाएं बाएं गति होती है, तो इससे क्या होता है? पैंथलासा भी कई भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पैंजिया से किसकी उत्पत्ति हो चुकी है। तो पैंजिया से देखा जाए तो भारत की उत्पत्ति हो गई, इंडिया की उत्पत्ति यहाँ पर हो गई है, ठीक है। अब जब इंडिया की उत्पत्ति हो गई है तो जाहिर सी बात है कि अब हम इसके अवस्थिति के विषय में आने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि कहाँ पर इसकी स्थिति है, कहाँ अवस्थिति है, तो देखने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए जैसे मैप में, ठीक है, अगर हम मैप में देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लोग देखने का जो प्रयास कर रहे हैं वो कौन सा है? तो भारत की अवस्थिति, ठीक है। कौन सी है? भारत की अवस्थिति के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक। ठीक है, तो अब इसके बाद देखा जाए भारत की अवस्थिति अमूमन हम लोग पढ़ते हैं कि एशिया महाद्वीप में है, ठीक है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में और हिंद महासागर के शीर्ष पर। जैसे मान लीजिए यह है आपका कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है यह? एशिया महाद्वीप है। और यहाँ पर अगर हम देखने का यह प्रयास करें तो यह आपका क्या है? एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और यहाँ पर है यह हिंद महासागर, क्या है? हिंद महासागर, ठीक है, यह क्या है? हिंद महासागर है। अब यहाँ पर आपका भारत है, यह क्या है? भारत। अगर हम ऊपर नॉर्थ मान लें तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? साउथ। दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा? ईस्ट। और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो यहाँ पर यह एशिया महाद्वीप का मैप है। तो एशिया महाद्वीप में हम देख रहे हैं भारत दक्षिण की ओर और हिंद महासागर के शीर्ष पर है, ठीक है। लेकिन क्या इससे हमें क्लियरिटी हो पा रही है कि जो है भारत की अवस्थिति ये दक्षिण में एशिया महाद्वीप के? तो दक्षिण में देखा जाए जो है श्रीलंका भी है आपका, ठीक है, आपका देखा जाए जो है बांग्लादेश भी है, तो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान भी है। तो जब तक एग्जैक्ट लोकेशन हमें क्लियर नहीं होगी हम कैसे कहेंगे, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हमें भारत की स्थिति को जानना है, ठीक है, किसकी? भारत की स्थिति को, भारत की स्थिति को अगर हमें जानना है तो हमें किसकी सहायता से देखना पड़ेगा? तो अक्षांश एवं देशांतर की सहायता से, ठीक है। किसकी सहायता से? अक्षांश एवं देशांतर की सहायता से, ठीक है, की सहायता से हम भारत की क्या करेंगे? सहायता से भारत की वास्तविक स्थिति को हम बता पाएंगे, ठीक है। कौन सी स्थिति को? वास्तविक स्थिति को, ठीक है, वास्तविक स्थिति को हम क्या करेंगे? बता पाएंगे, ठीक है। आइए चलिए देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह आपका क्या है? भारत है, यह आपका क्या है? भारत है, ठीक है।
यहाँ पर यह क्या है आपका भारत। यह भारत है। अब भारत कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में है। अगर उत्तरी गोलार्ध में तो इसका मतलब है कि विषुवत रेखा से उत्तर होगा, और कहा जाता पूर्वी गोलार्ध में है यानी 0 डिग्री देशांतर से पूरब होगा। तो यहाँ से इसके दक्षिण से हम मान लेते हैं आपकी कौन सी रेखा गई है, 0 डिग्री अक्षांश गई है। और यहाँ से पश्चिम से अगर हम बात करें तो यहाँ से कौन सी गुजरी है, 0 डिग्री देशांतर गुजरी है। कौन सी गुजरी है, 0 डिग्री देशांतर गुजरी है। ठीक है, तो अब अगर हम यह भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि इन द सेंस कि इसके अलावा भी भारत के भूभाग हैं। अब आप कहेंगे कौन से हैं सर, तो देखा जाए यहाँ पर देखा जाए आपका यह है लक्षद्वीप। क्या है मित्र, यह लक्षद्वीप है, यह लक्षद्वीप है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यह क्या होता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, द्वीप समूह है। अब अगर हम मुख्य भूमि की बात करेंगे तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से जो इसकी अवस्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट से कितने, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह मुख्य भूमि की बात मैं कर रहा हूँ। वहीं पर अगर हम बात करें भारत की अक्षांशीय अवस्थिति, ठीक है, तो यह है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हमें एक्सप्लेन करना होगा तो हम कैसे कहेंगे। कभी कभी होता क्या है, सवाल आपसे पूछ लिया जाता है और आपको दोनों मेंशन होता है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट दोनों मेंशन होता है, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वहाँ पर आपको यह देखना पड़ेगा कि जो है मुख्य भूमि पूछा है कि केवल जो है अवस्थिति पूछा है। अगर केवल और केवल अवस्थिति पूछा है, लोकेशन पूछा है, तो आप 6 डिग्री 4 मिनट को लगाएंगे। इसका मतलब है वह कहाँ से आपसे जानना चाह रहा है, वह जानना चाह रहा है आपको जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, वह भी भारत का भाग है। क्लियर, और जब लिख देगा नहीं मुख्य भूमि और मुख्य स्थल भाग से, तब आपका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर, और वहीं पर बात करते हैं अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य स्थित है। ठीक है, कितना, 97 डिग्री 25 मिनट। यानी अगर पश्चिम में बात करें गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो देशांतरी विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य पाया जाता है। क्लियर, और अगर हम ग्लोब पर इसकी माप जो हम मैपिंग करें, मानचित्र बनाएं, तो जैसे सपोज दैट यह ग्लोब है, यह आपका क्या है, ग्लोब है। ठीक है, तो भारत की अवस्थिति को देखें तो यह 0 डिग्री देशांतर हो गई, और यहाँ पर देखा जाए यह क्या हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ठीक है, यह 0 डिग्री अक्षांश हो गया। तो भारत की जो अवस्थिति है मित्र वह यहाँ पर है, यहाँ पर है भारत की अवस्थिति। यह क्या है, भारत। ठीक है, और भारत की अवस्थिति देखा जाए ना तो पूर्ण रूप से आप यहाँ देख रहे हैं उत्तर में है, न पूर्ण रूप से कहाँ है, दक्षिण में है, बल्कि यह कहाँ है, उत्तर और जो है पूरब के मध्य है, उत्तर और पूरब के मध्य है। और इसी कारण से आप कहते हैं कि यह कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। इसी कारण से आप कहते हैं कि जो भारत की अवस्थिति है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, तो भारत की जो अवस्थिति है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्लियर, इस कारण से कहा जाता है।
यहीं पर बताया जाता है आप लोगों से कि जैसे यह अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। और यह किसका क्षेत्र है? यह गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के मध्य सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। क्या कारण हो सकते हैं? तो कारण इसका मुख्यतः है देशांतरी विस्तार। क्या है मित्र? तो देशांतरी विस्तार है, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के मध्य, गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे का अंतर। समय में कितने घंटे का अंतर पाया जा रहा है? 2 घंटे का, 2 घंटे का अंतर पाया जा रहा है, पाया जा रहा है। इसका कारण क्या है? अब अगर कारण की बात हम करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट है और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे? 97 डिग्री 25 मिनट से में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटा देंगे, ठीक है। घटा दे देंगे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, तो देखा जाए यह हो गया 18 मिनट और यह हो गया 29 डिग्री, यानी इसे 29 डिग्री जो है 18 मिनट का देशांतरी अंतर पाया जा रहा है। अब आप कहेंगे देशांतरी अंतर पाया जा रहा तो हम क्या करें? समय से क्या लेना देना है? आपने तो सीधे पूछा है, वह समय के लिए पूछा है कि समय 2 घंटे का अंतर पाया जा रहा है और आप पहाड़ा बता रहे हैं हमें कि जो देशांतरी अंतर पाया जा रहा, भैया यहीं से निकलेगा। जो हमने बताया है उसको अगर हम मूल्यांकन करें, अवलोकन करेंगे तो यहीं से आएगा, ठीक है। यहीं से आएगा आंसर आपका, परेशान मत होइए। देखा जाए संपूर्ण पृथ्वी, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृथ्वी जो है कितने देशांतर में डिवाइड होती है? संपूर्ण पृथ्वी देखा जाए यह 360 देशांतर में डिवाइड होती है। और 360 देशांतर को पृथ्वी को चलने में या सूर्य को चलने में, ठीक है, कितने घंटे का समय लगता है? तो 24 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? तो देखा जाए 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है, 24 घंटे का समय। और जब 24 घंटे का समय लगेगा तो यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है 1 घंटे में कितनी देशांतर पार हो करेगी पृथ्वी? 1 घंटे में तो आप देखा जाए 360 भागे 24 कर देंगे, तो जब काटेंगे तो आ जाएगा 15 देशांतर। कितना? 15 देशांतर, यानी 1 घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतर पार कर रही? 15 देशांतर। और अगर पूछा जाएगा 1 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, तो भैया यहाँ पर आप क्या करेंगे? 15 भाग बटे 60 कर देंगे। यह 60 क्या है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। इसलिए 15 एकम 15, 15 चौका 60 बराबर कितना हो जाएगा? 4 मिनट, ठीक। यहाँ तक आ गया कि कैसे हम समय निकालते हैं। जब हम लोग अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में इसकी चर्चा किया जाएगा। यहाँ पर मैं केवल यहाँ समझाने के लिए कि आखिर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य जो है 2 घंटे का अंतर कैसे होता है। तो यह जो 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है मित्र, इसी को राउंड फिगर 30 डिग्री मान लिया जाता है। अब देखा जाए 15 देशांतर 1 घंटे में पार कर रही है पृथ्वी, तो यहाँ कितना है? 30 देशांतर। और इसी कारण से क्या होता है? वेरिएशन कितना पाया जाता है? 2 घंटे का। कितना पाया जाता है? 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। क्लियर? तो देखा जाए भारत में मानक समय रेखा कितनी है? 1 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, ठीक है। क्लियर? तो देखा जाए जब भारत अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो गुजरात के अंतिम छोर पर सूर्योदय कितने बजे होगा? तो 7 बजे होगा। कितने बजे होगा? 7 बजे होगा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे तो विथ फिगर पढ़ेंगे। आज तो मेरे पास फिगर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी, कहीं पर इट बट नहीं होगा, ठीक है। चलिए
तो अब यहीं पर देख लेते हैं, भारत का मानक समय रेखा को भी देख लेते हैं। ठीक, देखा जाए भारत ने अपना मानक समय रेखा या यामोत्तर समय रेखा की बात करें, किसे माना है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना है। और यह जो देखा जाए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना है, यह अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से, ठीक है, क्लियर, कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से अगर हम देखें तो यह क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखने का प्रयास करें कि 5.5 घंटे कैसे आया, 5.5 घंटे कैसे आया, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें, हमने बताया कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 82.5 गुणे 4 और भागे क्या कर सकते हैं 60, क्योंकि 4 से अगर हम गुणा करेंगे तो यह मिनट में आएगा और 60 से भाग दे देंगे तो यह घंटे में बदल जाएगा। तो आ जाएगा 330 मिनट और 60 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 5.5, यानी 5.5 घंटे आ गया। क्लियर। और जब कोई भी देश अगर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो जाहिर सी बात है समय आगे होगा, पश्चिमी गोलार्ध में है तो समय पीछे होगा। क्लियर, यहाँ तक बात तो हम लोगों ने कर लिया। अब भारत के क्षेत्रफल की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं, भारत के क्षेत्रफल की चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ पर ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है, उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है यह है 3214 किलोमीटर। ठीक है मित्र। वहीं पर अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व, यह जो विस्तार है यह 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए भारत का कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। और वहीं पर आप जानते हैं कि संपूर्ण धरातल पर 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर क्या है, जल है। ठीक है, तो देखा जाए यह संपूर्ण धरातल का कितना है, 2.4% है। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर यह किस क्रम का है, क्षेत्रफल के आधार पर यह 7वां बड़ा देश है। कौन सा, तो 7वां बड़ा देश है। अब इस 2.4% क्षेत्रफल में यह देखा जाए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में जो है कुल जनसंख्या कितनी पाई जाती है, कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं अभी भारत में अंतिम जनगणना कब हुई है, 2011 में हुई है। कब हुई है, 2011 में हुई है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वह कितनी है, तो वह 121.08 करोड़ है। ठीक है,
और देखा जाए विश्व की कुल जनसंख्या के अगर रेफरेंस में हम बात करते हैं तो 17.5% है। तो यानी कि जो है 2.4% भूभाग में भारत विश्व की कुल 17.5% जनसंख्या क्या करती, निवास करती है। और जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट क्या है, कंट्री है। क्लियर, बातें समझ में आ रही हैं? ठीक। और अगर यहीं पर हम करंट अफेयर्स के बात करें तो वर्तमान संदर्भ में देखा जाए वैश्विक अनुमानों के आधार पर भारत विश्व का जो है सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ठीक है, वैश्विक अनुमानों के आधार पर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वह आपका भारत है। कौन सा है, भारत है। क्लियर, ठीक है। चलें आगे। अब यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर 6 कौन बड़े देश हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपका रूस है, दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है, कनाडा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है, चीन है। चौथे नंबर पे आपका कौन सा है, तो देखा जाए यूएसए है। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन सा है, तो ब्राज़ील है। 6वें नंबर पे आपका कौन सा है, तो 6वें नंबर पे अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, 7वें नंबर पे अगर हम देखें तो आपका भारत है। ठीक है, वहीं पर 8वें नंबर पे अगर हम देखें तो आपका कौन सा है, अर्जेंटीना है। ठीक है, तो यह तो क्षेत्रफल में बड़े देश है। कभी कभी देखा जाए तो कंट्राडिक्शन होता है चाइना और यूएसए को लेकर के। ठीक है, तो चाइना और यूएसए को लेकर के कहीं कहीं पर पुस्तकों में दिया होता है कि जो है एनसीईआरटी में तो तीसरे नंबर पे ही दिया है, लेकिन अदर पुस्तकों में आप पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पर दिया होता है कि यूएसए 3rd पोजीशन पे है और चाइना 4th पे है। तो इसका कारण क्या है मित्र, कि अगर हम चाइना में तिब्बत के भाग को शामिल कर देते हैं तो चाइना का जो एरिया है वह यूएसए से बड़ा हो जाता है। अगर हम उससे तिब्बत को निकाल देते हैं तो चाइना का जो एरिया है वह क्या होता है, यूएसए से छोटा हो जाता है। यह तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश की बात हमने देखा। ठीक है, अब देखा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में देखा जाए, मैं 2011 की जनगणना को लेकर के चलूँगा। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे आपका भारत है, तीसरे नंबर पे आपका कौन सा, यूएसए है। चौथे नंबर पे आपका कौन सा है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। ठीक है, 5वें नंबर पे आपका वर्तमान संदर्भ में कौन सा हो गया है, तो पाकिस्तान हो गया है। कौन सा हो गया है, तो पाकिस्तान हो गया है। और 6वें नंबर पे आपका कौन सा है, ब्राज़ील है। कौन सा है, ब्राज़ील है। और 7वें नंबर पे अगर देखा जाए तो बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश है। ठीक है, और 8वें नंबर पे आपका कौन सा है, तो 8वें नंबर पे आपका नाइजीरिया है। कौन सा है, नाइजीरिया है। वहीं पर 9वें नंबर पे अगर देखा जाए तो आपका रूस है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सर्वाधिक पॉपुलेशन वाली कंट्री किस महाद्वीप में है, तो उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना एशिया महाद्वीप का, भारत एशिया महाद्वीप का, इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप का, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप का। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो यह 5 देश हैं यह कहाँ के हैं, 9 देशों में से 5 तो अकेले एशिया के हैं। तो इसलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन फाउंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ द एशिया। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एरियाज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी कौन सा है, आपका एशिया ही है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम देखें यहाँ पर यूएसए जो है यह नॉर्थ अमेरिका का सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला देश है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला देश है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, क्लियर।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। ठीक है मित्र, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।